सीटेट दिसंबर 2019 लेवल 1 सीडीपी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 आया था इसमें, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो कि 2 से 6 वर्ष तक की होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। जबकि अदर ऑप्शन की बात करें तो प्रसुप्ति अवस्था जो है वो सिगमंड फ्रायड द्वारा दी गई अवस्था है। और ऑप्शन नंबर 3 जो कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये जीन प्याजे की दी गई अवस्था है। और उद्योग बनाम अधीनता अवस्था जो है वो एरिक एरिक्सन द्वारा दी गई अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है जेंडर पक्षपात का, अर्थात जेंडर बायसनेस का। जेंडर बायस क्या होता है कि जब आप किसी एक पक्ष पर ध्यान ज़्यादा देते हैं तो उसे हम जेंडर बायस कहते हैं। जैसे कि यदि आप लड़कियों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं तो यह भी एक जेंडर बायसनेस होगा। यदि आप लड़कों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं तो ये भी एक जेंडर बायसनेस होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? ऑप्शन नंबर 1 है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। तो आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 1। आप जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करके बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम कर सकते हैं। वहीं अदर ऑप्शन की बात करें जैसे कि जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, तो इससे भी हम जेंडर रूढ़िवादिता को कम नहीं करेंगे बल्कि इससे हम उसे बढ़ावा ही देंगे। ऑप्शन नंबर 3 है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जैसे कि हम लड़कियों के लिए अलग खेल समूह बनाएं और लड़कों के लिए अलग खेल समूह बनाएं, तो इससे भी बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को बढ़ावा मिलेगा। जेंडर पृथक बैठक की व्यवस्था करने से भी बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता आएगी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की जो है बच्चे को सक्रिय जिज्ञासु मानते हैं। ठीक है, उनके अनुसार बच्चे के जो चिंतन पर वो सामाजिक और सांस्कृतिक विषय का प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? तो इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की जो है वो प्राइवेट स्पीच, जिसे ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। अगर यही क्वेश्चन में पूछा होता कि इस प्रकार की वार्ता को जीन प्याजे क्या कहते हैं, तो इस प्रकार की वार्ता को जीन प्याजे ईगो सेंट्रिक स्पीच या आत्म केंद्रित वार्ता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है पाड़िया ढांचा का, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन प्याजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संरक्षण एंड कक्षा समावेशन। जीन प्याजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था थी संवेदी गामक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक थी। और दूसरी अवस्था इन्होंने बताई है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक है। और तीसरी अवस्था इन्होंने बताई है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि है 7 से 11 वर्ष तक। और चौथी अवस्था है इनकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15
या 16 वर्ष तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जीन प्याजे की संरचना है? तो जीन प्याजे की संरचना हो जाएगी स्कीमा। क्वेश्चन नंबर 10 है आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन का इवैल्यूएशन करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या यह उद्देश्य होना चाहिए कि विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, कि हम उन्हें फर्स्ट सेकंड थर्ड में बांट सकें? नहीं। ऑप्शन नंबर 2 है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बुद्धि क्या है? बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? क्वेश्चन में दे रखा है कि रूही एक बच्ची है जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय उसके बहुत से सॉल्यूशन को ढूंढती है। वो मतलब कि बहुत सी दिशाओं में सोचती है और हमेशा जो उसके आंसर्स होते हैं या सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो यूनिक होता है। तो मतलब कि बच्ची क्या कर रही है? डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रही है। तो यानी कि ये किस प्रकार की थिंकिंग कर रही है? किस प्रकार की वो थिंकर है? सृजनात्मक थिंकर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सृजनात्मक विचारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन दिया था। ऑप्शन नंबर 1 बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। क्या आप ऐसा कभी भी कोई टीचर करेगी कि जिस बच्चे को नहीं आता, जो वंचित समूह से आ रहा है, उसकी अगर सहभागिता कम है तो हम कभी भी बच्चे को विद्यालय छोड़ने के लिए नहीं कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। क्या टीचर का ये कर्तव्य नहीं होगा कि वो बच्चे को सुधारे, उसकी सहभागिता को बढ़ाए? तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 है इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। एक अच्छे टीचर की पहचान होती है कि वो कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी को भी होशियार बनाए, उन्हें पढ़ने में उत्सुकता जगाए। तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 है अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। टीचर को चाहिए कि वो अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करे और बच्चों में सहभागिता में सुधार लाने के लिए नए तरीकों को ढूंढे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15 है पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया होता है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। उसी प्रकार से डिस्ग्राफिया क्या होता है? जिसमें बच्चा क्या करता है, उसको लिखने में कठिनाई होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 17 है संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से किस पर आधारित होता है? अवबोधन की प्रक्रिया पर। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो शिक्षिका को इन सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर 2 है बच्चों को दंडित करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो बच्चे के अंदर कोई अनुभूति ही नहीं होगी, बच्चा अपने अंदर कोई सिद्धांत ही नहीं बनाएगा, इसलिए ऑप्शन भी नहीं होगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर 3 है बार बार याद करने के लिए
बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, ये भी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 है प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चे के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। मतलब कि जो बच्चे ने अपने दिमाग में बचपन में जो भी उसने थॉट्स या सिद्धांत बनाए थे, उसे क्या करना चाहिए कि उसको गलत साबित करने के लिए हमें प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए और बच्चों के उन सिद्धांतों को हमें चुनौती देना चाहिए, जिससे कि बच्चा क्या करे, सही कॉन्सेप्ट को स्वीकार करे। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19 है छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। इसमें क्या करते हैं हम लोग, बच्चों के जो अनुभव होते हैं उसे हम प्रमुखता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है 20, संवेग एवं संज्ञान क्या एक दूसरे से क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है पूर्णतः अलग है, या ऑप्शन नंबर 2 स्वतंत्र है, ऑप्शन नंबर 3 है सन्निहित है, ऑप्शन नंबर 4 है संबंधित नहीं है। तो संवेग एवं संज्ञान जो होते हैं वो एक दूसरे से सन्निहित हैं, लेकिन अगर प्रश्न में आएगा कि संवेग जिजोंग के अनुसार संवेग एवं संज्ञान क्या है, तो जिजोंग के अनुसार संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से भिन्न है, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर 1 है अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, नहीं। ऑप्शन नंबर 2 है अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, ये भी नहीं आंसर होगा हमारा। ऑप्शन नंबर 3 है अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, और ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। मतलब कि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वो लोग क्या कहते हैं कि लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट। मतलब बच्चे के एक्टिव एंगेजमेंट, सक्रिय सहभागिता के द्वारा बच्चा क्या करेगा, ज्ञान का सृजन करेगा, वो ज्ञान का विनियोजन करेगा, ठीक है, ज्ञान को वो संरचना करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार एवं दंड देने का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अधिगम में बच्चे की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। ऑप्शन नंबर 1 है शारीरिक दंड। तो क्या शारीरिक दंड देने से बच्चा जो है वो मीनिंगफुल लर्निंग करेगा, नहीं। तो ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। उसी तरीके से ऑप्शन 2 दे रखा है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट अगर हम क्रिएट करेंगे तो बच्चा क्या करेगा, लर्निंग को समझेगा, मतलब वो पढ़ने में अपनी रुचि लेगा। उसी तरीके से ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, तो इससे भी बच्चे में अधिगम को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। अगर हम बच्चे को किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर करते रहेंगे तो इससे क्या बच्चे का अधिगम बढ़ेगा, बच्चे में अधिगम की रुचि और कम होती जाएगी कि अगर वो अच्छा कर ले रहा है मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो बच्चा और पीछे होता चला जाएगा। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सेकेंड एंड थर्ड। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 2, सेकेंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25 है शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकती है। ऑप्शन नंबर 1 है एक व्याख्यान देकर। क्या एक टीचर जो है जो बच्चे के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट हैं उसको केवल लेक्चर दे के हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर नहीं होगा। प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, क्या हम बच्चों में कंपटीशन करा के बच्चे की किसी भी कॉम्प्लेक्स
कॉन्सेप्ट जो कि बच्चा नहीं समझ पा रहा है उसे हम समझा पाएंगे ऐसे? बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर उपलब्ध करा के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अच्छा आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके क्या कर सकती है टीचर? बच्चे को एक अच्छा प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस एज में या किस पीरियड में जो बच्चे का शारीरिक वृद्धि और विकास सबसे ज़्यादा होता है। तो किस अवस्था में होता है? शैशव एवं प्रारंभिक बाल्य अवस्था में जो बच्चे का शारीरिक वृद्धि एवं विकास होता है वो सबसे तेजी से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है विकास जीवन पर्यंत होता है। ये तो बिल्कुल सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है विकास क्या है? परिवर्त है। क्या डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल? हाँ परिवर्त है, लेकिन इरिवर्सिबल नहीं है। इसे हम मतलब वापस नहीं ला सकते हैं कि एक बार अगर जैसे कि हम एक बार हमारी हाइट जो है वो 5 फीट की हो गई तो हम चाहें कि अपने विकास या वृद्धि को कम कर दें कि हम अपनी हाइट को 4 फीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। बिल्कुल सही है, लेकिन हमसे पूछा क्या है? कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 क्या दे रखा है? विकास क्या है? सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि सांस्कृतिक संदर्भ हमारे विकास का एक सिद्धांत है। सांस्कृतिक संदर्भ हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण होता है। लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी है? तो इसका करेक्ट आंसर है मीडिया एवं विद्यालय। थैंक यू।